खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। नारी के अनेक रूप हैं और हर रूप में शक्ति का स्रोत है नारी, और इन्हीं में एक रूप है वीरांगना का। वर्दी धारण कर अपने देश के लिए सर्वस्व होम करने को तैयार नारी। और हमारी आज की तेजस्विनी ऐसी ही एक वीरांगना है जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन फिर सेना में शामिल हो गई। और यही नहीं, बल्कि देश की पहली ऐसी पीडियाट्रिशियन है जो सेना में आर्मी डॉक्टर्स की सर्वोच्च रैंक लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंची, और तीसरी ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने ये रैंक हासिल की। हमारी आज की तेजस्विनी है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर। हमारी सेना देश का गौरव है। फर्ज, जिम्मेदारी, कर्तव्य, राष्ट्र प्रेम, इनके प्रति तन मन से समर्पित जीवन जीने की बानगी पेश करती हैं हमारी सेनाएं, और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर ने भी इन्हीं आदर्शों के जरिए 4 दशक सेना में गुजारे और हासिल किया सेना का दूसरा और आर्मी डॉक्टर्स के लिए सर्वोच्च पद, लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक। माधुरी कानिटकर इस पद तक पहुंचने वाली देश की तीसरी महिला और सशस्त्र बलों की पहली बाल रोग विशेषज्ञ हैं। माधुरी कानिटकर के पति राजीव कानिटकर भी लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, और भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब पति और पत्नी दोनों ही सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हों। माधुरी कानिटकर पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की पहली महिला डीन भी रहीं, और उन्हें आर्मी मेडिकल कोर में पहली बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी यूनिट स्थापित करने के लिए और पुणे में रिसर्च यूनिट, साइंटिफिक फेस्टिवल इल्यूमिनाती, काउंसलर सेल उमंग, क्रैश इत्यादि शुरू करने के लिए भी जाना जाता है। माधुरी कानिटकर ने सिंगापुर, ब्रिटेन जाकर स्पेशलाइजेशन हासिल की, और इसके लिए अपनी अर्न लीव का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटी। बतौर छात्र प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित माधुरी कानिटकर प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार बोर्ड की भी सदस्य हैं। एक टीचर, एक डॉक्टर और जवान के रूप में विभिन्न रूपों में देश सेवा को समर्पित जीवन जीने वाली देश की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर से। जनरल कानिटकर कहना कैसा रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर? बिल्कुल सही। बिल्कुल आप सही। श्रीमती या मिसेस ना लगाए तो और भी अच्छा है। हमें भी बहुत खुशी होती है जब हम एक महिला को कहते हैं जनरल। बिल्कुल। और बहुत सम्मान की बात है, बहुत गर्व की बात है। हालांकि इस कार्यक्रम की बातचीत की शुरुआत मैं आपको सलाम के साथ करना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे देश की करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो आपको देखकर आपसे प्रेरणा ले रही हैं। ये बताइए, जैसे आपके 3 सितारे चमक रहे हैं, गर्व की अनुभूति हुई होगी। क्या था जहन में जब ये 3 सितारे, ये पदवी, ये रैंक आपको दी जा रही थी? बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि यंग डेज से पहले शुरुआत होती है 3 सितारों से जो खंडे पे होते हैं, और वहाँ से सफ़र करते हैं कॉलर पे और अपनी गाड़ी के सामने, क्योंकि एक कैप्टन होती है, उसके 3 सितारे होते हैं, और जब वो सीनियर बन के लेफ्टिनेंट जनरल बनती है तो ये एक नन्हा सा सफ़र यहाँ से यहाँ तक का बहुत लंबा हो जाता है। बिल्कुल, और आपके लिए तो ये लगभग 4 दशक होने को आ रहे हैं जब आपने ये सफ़र तय किया है। जनरल कानिटकर आपको बार बार कहूँगी, क्योंकि मुझे भी गर्व की अनुभूति होती है ये कहते हुए। धन्यवाद धन्यवाद। जनरल कानिटकर, ये बताइए हमें कि क्या आपको शुरू से ही डॉक्टर बनने का शौक था? हाँ जी, वो तो पहले से था कि मैंने डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैंने अपने दादी को देखा हुआ था, उनकी कहानियाँ सुनी थी, और मम्मी हमेशा कहती थी कि दादी जैसे बनो, तो उस कारण डॉक्टर तो मन में था। आपकी दादी डॉक्टर थी? डॉक्टर थी, और वो भी 1900s के, मतलब उस टाइम पे। उनकी कहानी बहुत अलग नहीं है जो आनंदीबाई जोशी जी की है, सिमिलर मेरी दादी की भी है। तो यानी मान सकते हैं कि आपका मार्गदर्शन, आपके सपनों का मार्गदर्शन आपकी दादी जी ने किया। उनका असर ज़रूर हुआ। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स बनते हैं वो डॉक्टरी के बाद
कमाई में लग जाते हैं, अपना भविष्य निजी अस्पतालों में ढूंढते हैं, लेकिन आपने तो आर्मी ज्वाइन कर ली। क्या फौजी बैकग्राउंड था? नहीं, फौजी बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन एक फौजी को मिल चुकी थी जब मैं 12th में थी। और दूसरा, मैंने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक सहेली मुझे ले गई, तो वो जिसका बैकग्राउंड था एयरफोर्स का, और जब मैंने वहाँ देखा, कुछ अलग माहौल देखा, और मैं हमेशा काफ़ी खुश और मस्त रही हूँ। मतलब सिर्फ काम करो और पूरा टाइम उसी में लगो नहीं था। वहाँ देखा कि इतनी सुविधाएं हैं, मैं खेल सकती हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग कर सकती हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना डॉक्टरी का मज़ा एएफएमसी में लिया जाए। अच्छा, तो यहाँ से आप एएफएमसी में आ गए। बिल्कुल। यहाँ से आपका सफ़र आगे कैसे बढ़ा? क्योंकि एक सिविलियन लाइफ और एक आर्मी लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। तो क्या आपको शुरुआत में कुछ मुश्किल हुई एडजस्ट करने में, उस माहौल में अपने आप को ढालने में? बिल्कुल। सबसे पहले हुई टर्मिनोलॉजीज़, क्योंकि कभी फौजी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मतलब कि मैं एक स्त्री हूँ, इसका मुझे मतलब उसकी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ी सी परेशानी थी कि भाई फ़ौज में क्यों जाएगी बेटी। वो एक ज़िद थी, तो उन्हें बताया नहीं था कि मेरा दिल ऑलरेडी एक फ़ौजी मेडिकल कॉलेज और एक फ़ौजी पे आ चुका है। उसके बाद का सफ़र काफ़ी लंबा, लेकिन आज लग रहा है कि कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। और ये नहीं कह सकती हूँ कि बिल्कुल मतलब जैसे रेड कार्पेट पे सीधी तरीके से सब कुछ हुआ। कोई भी गाड़ी चलती है तो रास्ता मुश्किल भी होता है, सही भी होता है। काफ़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन कभी उसमें मैंने पीछे नहीं, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़िद थी। तो मैं अपने आप को हमेशा कहती रही कि अपनी ज़िद से गई हो, अभी करो सब कुछ। वैसे जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ अपना लक्ष्य अपने हिसाब से धार लेती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं, उनको कहीं ना कुछ सुनने को मिलता ज़रूर है। आपको भी सुनने को मिला जब आपने कहा कि भाई मुझे तो फौज में ही जाना है। बिल्कुल। पापा ने तो मुझे कॉलेज से 2 दिन के लिए निकाल भी लिया, क्योंकि मैं मेरिट में थी, सीबीएसई टॉपर थी। उन दिनों में कोई नीट एग्ज़ाम नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए बीजे मेडिकल कॉलेज, जो मेरी दादी जी का कॉलेज था, तो उसमें भी गर्व था। लेकिन जो मैंने प्लान बनाया था उसके लिए वो सब कुछ बता तो नहीं सकती थी शुरुआत में, तो थोड़ा रोना धोना किया कि मुझे तो फ़ौजी है, मुझे तो वर्दी पहननी है, और चली गई। और उसकी खुशी आज ले रही हूँ। लेकिन सिर्फ अगर उसमें थोड़ा सा दुख है तो आज मम्मी पापा नहीं रहे। तो ये रैंक वो भी देखते और वो गर्व देखते तो महसूस करते। इतने गर्व करते। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी आखिरी जब बीमारी हुई, जो भी है, और मैंने जब सेवा की मिलिट्री अस्पतालों में, तब वो मम्मी कहती थी कि यहाँ जितना लोग आदर करते हैं, सब मुझे पहचानते हैं कि माधुरी की मम्मी है, तो उन्हें इतना गर्व होता था कि बस मेरी खुशी उसमें मिल गई। और शायद आपको एक बेटी नहीं, बेटे की तरह उन्होंने उस समय देखा। हम 3 बहनें थे, हम मतलब घर में भाई था ही नहीं, और कभी उन्होंने हमें ऐसे नज़र से देखा ही नहीं कि तुम नहीं कर सकती हो। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम तीनों बहनें आज प्रोफेशनल्स हैं और आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि वो पापा की एक ये थी, क्योंकि उन्होंने अपनी माताजी की कहानी सुनी थी, उन्होंने देखा था कि माताजी कैसे कर रही है, और दादी जी की कहानी हमें बताते थे, तो इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। जब भी महिलाएं काम कर रही होती हैं तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और असली परीक्षा आती है जब बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद अपना घर परिवार, अपनी नौकरी और साथ में बच्चों की सही परवरिश बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। क्या आपको सेना में आकर कुछ आसानी हुई, सुविधाएं हुई, या फिर आपका भी सफ़र कुछ चुनौती भरा रहा? कोई प्रसंग? आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक बच्चे नहीं थे तब तक बहुत ही इजी था, मज़े थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स भी थी, तो बीपीटी दौड़ती थी, पीपीटी दौड़ती थी, गेम्स करती थी, पोस्टिंग अलग होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पहले बेटा हुआ और उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई शुरू करी, तब मुझे मुश्किलें आने लगी। तो पहले तो कुछ परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मम्मी पापा ने। जब पापा की भी पोस्टिंग वहाँ से हो गई और लास्ट ईयर एमडी, मैंने कहा मैं छोड़ देती हूँ, तो हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं अपना एडवर्स करियर देता हूँ, एमडी तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने ऐसे पूरी की। लेकिन बाद में जब बेटी भी पैदा हुई थी और अकेली पोस्टेड थी, झांसी में थी,
तो वहाँ काफ़ी मुश्किलें आई, क्योंकि 2 बच्चों के साथ अकेले रहना, रात की ड्यूटी करना, और काफ़ी बार उसके बाद जैसे बच्चे बड़े होते गए, वो उस उम्र में उन समझ नहीं पाते थे कि मम्मी पूरे टाइम खाना खाने नहीं आती है, मम्मी रात में ड्यूटी करती है। कभी कभी ऐसे होता था 2-2 दिन, क्योंकि रात की ड्यूटी हुई, अगले दिन ड्यूटी, तब तक उन स्कूल चले गए, तो काफ़ी उन्हें फ़ील होता था। लेकिन मतलब एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाती हूँ। एक बार ऐसे हुआ, एक छोटी सी नन्ही 600 ग्राम की बेबी थी, मिलिट्री हॉस्पिटल खड़की में पैदा हुई थी। रात को मुझे बुलाया गया, वो 3 महीने मुझे उसके साथ लगे रहना पड़ा, और एक टाइम मेरी बेटी खुद बीमार हुई थी और कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि इधर देखूँ उधर देखूँ, तो मैंने कहा, और बेटी ने भी कहा कि बस आपको बाकी बच्चों की परवरिश और उनकी बीमारियों का मेरे साथ नहीं बैठती हो। तो मैंने फिर बेटी एक तरीका निकालना होता है, तो बेटी को भी एडमिट कर लिया, और फिर मैं दोनों बेबीज़ को साथ देख सकती थी। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं। लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हुई, ये जो रैंक के बाद जो सोशल इस पे आपने पूछा, वही बच्ची ने मुझे कांटेक्ट किया है। तो इसलिए उस टाइम जो शायद मैंने डिसीजन लिया वो शायद सही था। बिल्कुल, आपने कहा कि कई मुश्किलें हुई, और जाहिर है हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। कौन था शख्स, या हम ये माने कि जनरल कानिटकर ही थे जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, क्योंकि साथ चलना बहुत ज़रूरी है, और आपके तो हस्बैंड खुद लेफ्टिनेंट जनरल रहे। बिल्कुल, तो ये जनरल स्पेशल हो गए। बिल्कुल, और वो भी मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों इतने आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज़, जब भी मैं परेशान होती थी, मुश्किल में जाती थी, तो उनका एक मुझे कहते थे, लेट अस ग्रो टुगेदर विदाउट ग्रोइंग अपार्ट। तो कहते हैं कि मैं अकेला आगे निकलूँ, मुझे खुशी नहीं है। अब मुझे देखना है कि तुम इतने मेडल्स जीत चुकी हो और घर में बैठोगी, तो मैं अगर जितना भी आगे गया सफ़र में तो मुझे गिल्टी लगेगा। तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा और हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। तो ऐसे कई बार हुआ। एक साल तो पूरी बेटी को उन्होंने रख लिया और कहने लगे, रेजिमेंट, वो पूना हॉर्स रेजिमेंट के हैं, उन्होंने कहा बेटी को बढ़ाना डिफ़िकल्ट है, रेजिमेंट तो फिर भी कमांड कर सकता हूँ। तो ऐसी बहुत मुश्किल, लेकिन उनका साथ रहा। तो फिर घर में माहौल कैसा रहता था भाई? आप भी आर्मी में और हस्बैंड भी आर्मी में, तो घर का माहौल भी डिसिप्लिन्ड, सीमा पर सब पाबंदी में सब काम होना चाहिए, कैसा रहा? बिल्कुल। अगर मेरी बेटी सुन लेगी, अमेरिका में उन्होंने मुझे नाम लिखा था हिट्टू का नाम था हिटलर 2। तो इसलिए डिसिप्लिन तो काफ़ी रहा। लेकिन उसमें भी उस टाइम बड़े रेजिस्टेंस होती थी। अभी दोनों बच्चे बड़े खुश हैं कि, और उन्हें, जो कि हम फौजी बच्चे हैं, वो कहते हुए उन्हें भी गर्व होता है। क्या बात है। यहाँ पर आगे जनरल कानिटकर से बात करेंगे, उनकी पोस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे, आगे उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आज का भारत जानता है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत रहा है देश नारी को सम्मान देकर, शौचालय बनवाकर। शौच सुबह के अंधेरे में जाओ या रात को, शौचालय बना तो अंधेरा छटा। जीत बड़ी कर रहा है देश उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से आजाद कर। रसोई से तो बस अम्मा के खांसने की आवाज आती थी, अब देखो गुनगुनाती भी है। जीत बड़ी दिख रही है ये जीत, जब घर हो रहे हैं महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले सिर्फ नाम की घरवाली थी, अभी सच की घरवाली हूँ। 8 करोड़ गैस कनेक्शन, 11 करोड़ शौचालय और मुद्रा योजना से 15 करोड़ महिलाओं को लाभ। भारत सरकार के ऐसे कई कदमों से ये साबित हो रहा है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर। जनरल कानिटकर, आपकी कभी फॉरवर्ड पोस्टिंग्स भी हुई हैं? क्योंकि सेना में अमूमन हम ये समझते हैं कि मुश्किल होता है जब फॉरवर्ड पोस्ट पे आप जाते हो, क्योंकि वहाँ चुनौतियाँ बहुत अलग होती हैं। पहली पोस्टिंग जो थी वो हमारा बैच 1982 में जब AFMC से पास आउट होकर हम लोगों ने कमीशन ली, तो हमारी बैच की लड़कियां पहली बार फील्ड में भेजी गई और सब ने अच्छा किया। तो ये एक जो फ़ौज कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, एकदम से छलांग नहीं ले रहा है, थोड़ा एक कदम वो बढ़ाते हैं, एक कदम लेडीज़ बढ़ाती है, और जब वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है और मतलब हम आगे चलते हैं। मेरी बैच की एक लड़की थी मीरा शर्मा, वो तो ले भी गई थी। मैं जोधपुर के फील्ड हॉस्पिटल में थी और मुझे याद है तब भी जो GOC थे उन्होंने पहली बार जब एक महिला आई और तब हम खाकी पैंट और शर्ट पहनते थे, तो उन्होंने कहा अभी लेडी आई, इसका क्या करूँगा? तो बोले पेशी हो जाए। तो मेरी माचअप हो गई। तो उन्होंने सबसे पूछा कि युद्ध हुआ तो क्या होगा? तो मैंने उनके फट से बता दिया कि सर इतनी मैं मतलब सीख चुकी हूँ जो बेसिक कोर्स में कि एक होता है रेयर। तो मैंने कहा मैं OC रेयर नहीं बनूँगी, मैं आगे सबसे पहले जो आप डिप्लॉय करोगे उसके साथ मैं जाऊंगी, ये मैंने तय कर लिया है। आपने डॉक्टरी खुद की, आप डॉक्टरी प्रैक्टिस करती रही आर्मी हॉस्पिटल्स में, लेकिन आपने डॉक्टर्स को ट्रेन भी किया है। बिल्कुल। और ये टीचर होना, डॉक्टर होना और सोल्जर होना, इन तीनों का सामंजस्य कैसा रहा? मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, क्योंकि जैसे समाज में ये 3 पहलुआं हैं जिनके लिए बहुत आदर करते हैं लोग, और ये 3 मैं एक साथ निभा पाई। लेकिन एक मज़े की बात क्यों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना वेयरिंग मल्टीपल हैट्स, तो ये 3 अलग टाइप के रोल्स, एक में सफ़ेद कोट, एक में कॉम्बैट ड्रेस, एक में टीचर्स का ये। लेकिन जिस दिन रैंक लगा ना, मैंने हस्बैंड की टोपी पहनी थी सिर पे। क्या बात? तो ये था। लेकिन मुझे लगता है एक में अच्छा होना, उससे उसका असर दूसरे में पड़ता है। अगर मैं अच्छी डॉक्टर ना रही तो मैं पढ़ाऊँगी कैसे? क्योंकि इन्फॉर्मेशन या नॉलेज तो किताबों में ही देखते हैं, लेकिन एक रोल मॉडल बनना, अच्छे टीचर बनने के लिए मुझे खुद पहले एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए। और अगर मैं ट्रेन कर रही हूँ मेरे बच्चों को जो आगे जाके फ़ौज में ज्वाइन करेंगे, तो उन्हें ये भी देखना है कि मैडम ने किसी चीज़ में कमी नहीं करी। तो मैं जब डीन भी थी तब भी बच्चों के साथ बास्केटबॉल भी खेली हूँ, और मैंने मैराथन शुरू करवाई AFMC में और उनके साथ दौड़ी। तो जो पहले कंप्लेन करते थे बच्चे कि हम कैसे दौड़ेंगे, बात कहते हैं कि भाई डीन मैडम 10 किलोमीटर दौड़ती तो हम भी दौड़े। तो ये मुझे लगता है हमेशा कि एक पहलू जो है उसको अच्छा करे तो उसका असर दूसरे इसमें भी आता है, तो ये ज़रूरी है। और पुणे में ही आप स्टूडेंट भी रहीं, पुणे में ही आप डीन भी बने। वहाँ के छात्र या आपके जो भी मेडिकल में स्टूडेंट्स रहे हैं, जाहिर है कि आपको रोल मॉडल मानते होंगे वो ज़रूर। क्या कुछ ऐसा कभी कमेंट या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट कहना चाहिए सुनने को मिला जो दिल छू गया? जब मैं डीन हो के वहाँ से पोस्टिंग गई तो मैंने उन्हें भी समझाया। मैंने कहा देखिए, मैंने जाके मैंने कहा बाकियों से आप अलग हो, आप एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो, सोल्जर, जो मैंने किया। और मैंने सोल्जरिंग शुरुआत में फील्ड में करी, उसके बाद मैंने नहीं की।
इसलिए मैंने वॉलंटियर किया कि अब मैं जाऊंगी उधमपुर और जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो मेडिकल इसका जिम्मेदारी जो है वो मैंने संभाली। तो ये बच्चों को मैंने सोचा कि एक उदाहरण बन के रहेगा कि इतनी मतलब मैडम खुद जो है, ताकि उन्हें लगेगा कि हम जब सियाचिन जाते हैं, हम जब जाते हैं कि मैडम के साथ हम भी आगे। मैं 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगी जो कविता उन्होंने बताई। एक छात्र था, स्टूडेंट ऋतिक राय, फर्स्ट MBBS का छात्र, जिसने, मैं जब वहाँ से डीन जा रही थी और वैसे ही दिल भारी था, तो उसने तो मेरे आंखों में आंसू आ, क्योंकि उसने जो कविता बनाई, कहता है सफ़र चुना है ऐसा कि आज यहाँ कल वहाँ गए, तो दुख कैसा कि दूर हो गए, जब बातें हैं और यादें हैं, और मिलना चाहेंगे फिर से, थोड़ा बढ़कर थोड़ा सजकर, कुछ करना चाहेंगे हम भी, बिल्कुल आप जैसा बनकर। बहुत खूबसूरत एहसास ये। जनरल कानिटकर, ये बताइए हमें कि क्या कोई लाइफ में ऐसा भी कोई पल आया जब आपको ये लगा हो कि हताशा हुई हो और लगा हो कि अब और नहीं होता, या फिर चलो छोड़ देती हूँ, कभी ऐसा पल आया क्या? काफ़ी हुए, एक हाथ सुनाती हूँ जो बहुत ही मतलब मुश्किल पड़ गई। झांसी में थी पोस्टेड और प्रेग्नेंट थी, बेटी पैदा होने थी और पूरे 9 मंथ्स हो चुके थे और तब 2 महीने की मैटरनिटी लीव मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि लास्ट दिन तक ड्यूटी करती रहूं और बस 8-10 दिन पहले ले लूं। तो उस शायद वो थोड़ा ये भी था, डिफ़िकल्ट काम भी चल रहा था और बेटा 7 साल का घर में था। एक शाम को उसका बाहर वो खेल रहा था और आके एकदम से देखा तो गिर के आया था और हार्ट टूटा हुआ था। हस्बैंड नहीं थे, मैं अकेली थी, वैसे हॉस्पिटल ले गई और तब जब उन्होंने कहा कि भाई इसका यहाँ जुड़ नहीं सकता, इसको आपको लखनऊ ले जाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, मतलब अगर मेरी डिलीवरी लखनऊ में हो गई तो बिल्कुल मेरी जो घर में लेडी मैंने रखी थी बच्चे को संभालने, वो भी नहीं, कोई भी मदद नहीं और इसकी ऑपरेशन। तो मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि आप उसको प्लास्टर चढ़ा दीजिए जैसे तैसे, मेरी डिलीवरी हो जाएगी, फिर मैं दोबारा हड्डी तोड़वा के उसकी सर्जरी कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं करना है। और उसी हालत में जब वो ओटी में ले गए, उसने उधम मचाया कि मेरे को कोई नहीं छुएगा, मेरी अगर सुई लगानी है तो मम्मी लगाएगी। तो उस चक्कर में मुझे ओटी में भी जाके उसको IV लगा के उसका सेटिंग करवाया। उसे वो सब करके एक दिन हॉस्पिटल रख के घर आई और अगले दिन शाम को मैं लेबर पेन शुरू हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अभी। यहाँ बेटा प्लास्टर लेके हाथ ऐसे बंधा हुआ, मेरे लेबर पेन शुरू हो गए और घर में कोई नहीं, क्योंकि वो जल्दी हो गए थे, अभी 2 हफ्ते थे, मम्मी आने वाली थी, कोई आया नहीं था। तो उस टाइम जो लेकिन एक बहुत सुंदर चीज़ है फ़ौज में, जो आपका एक एक्सटेंडेड परिवार होता है। तो उस टाइम जो गायनोकोलॉजिस्ट और मेरी हमारे पीडियाट्रिशियन गायनोकोलॉजिस्ट की होती है, तो मैं उसके पास चली गई गाड़ी लेके और वो मुझे ले गया, डिलीवरी कराई। फिर हस्बैंड थोड़ी उनको फ़ोन किया, वो बबीना से फायरिंग के लिए जा रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए आए, कहते वो 4 बजे पहुंच गए निकल के, और कहते हैं मुझे ना कुछ भी करके 5 बजे तो निकलना पड़ेगा वापस, क्योंकि फील्ड फायरिंग चल रही है। और कैन यू इमेजिन, जैसे मेड टू ऑर्डर होता है, 4:30 बजे डिलीवरी हो गई। तो वो बेटी को शक्ल देख के फिर निकल गए। लेकिन ये जब एक साथ सब कुछ हुआ ना, तो लगता है कि कैसे, पता नहीं कैसे मैनेज किया, लेकिन उससे जो है और मुझे लगता है एक स्ट्रेंथ आती है एक नारी को कि वो सब मैं कर सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। वाकई। और ये आपके प्रसंग सुनकर ये ज़रूर जानकारी दर्शकों को भी होगी कि आर्मी के जितने भी हमारे जवान अधिकारी हैं, सोल्जर्स हैं, कि वो तो सीमा पर होते हैं या वो फील्ड में होते हैं, लेकिन उनका घर जो संभाल रही महिलाएं होती हैं वो भी जवान से कम नहीं होती हैं। और आपने तो ऐसा बहुत देखा होगा। बिल्कुल, बहुत ही आपने खूब बताया कि जवान आगे तभी बहुत अच्छी तरह अपनी ड्यूटी निभा सकता है जब उसे पता है कि घर में उसकी वाइफ की देखभाल हो रही है। यहाँ हम वूम से टूम तक सबकी देखभाल करते हैं, तो जो हमारे फौजी है उनके बच्चों के लिए हम पीडियाट्रिक्स है और पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है। तो ये काफ़ी बार होता है। और दूसरा और छोटी छोटी चीज़ें जो नेफ्रोलॉजी में, कभी बच्चे को डायलिसिस के लिए ज़रूरत पड़ती थी और हस्बैंड कहीं दूर पोस्टेड,
तो मैं उसकी सीईओ को भी फ़ोन करके उसको तसल्ली, मैं कितनी बार किया है कि फ़ौजी को फ़ोन पे बात करके कि आप फ़िक्र ना करिए, जब आप आ सकते आइएगा, लेकिन हम हैं जो आपके बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। आपसे बात करके बहुत ऐसी चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है जो आम तौर पर हम लोग जान नहीं पाते हैं, ख़ास तौर पर जवानों की ज़िंदगी के बारे में। यहाँ पर जनरल कानिटकर आपको कुछ शब्द दूंगी, उनके जवाब आप दीजिएगा। देश यानी गर्व, परिवार यानी प्रेम, डर कुछ भी नहीं, मेरा मान, मेरा देश, मेरी रैंक, नारी, शक्ति, यादगार लम्हा जिंदगी का, जिस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया। हाउ ब्यूटीफुल। आपकी जिंदगी का खतरनाक पल, जिस दिन मैं एक ट्रेन के सामने खड़ी हो गई थी, उसकी कहानी है छोटी सी, क्योंकि ये एक शब्द में नहीं बता पाऊंगी। नहीं सुनना चाहेंगे। हस्बैंड हिसार में थे, मैं पठानकोट में थी। मैं ट्रेन से अंबाला आके बस से हिसार गई थी, वीकेंड किया था और वापस जाना था, बच्ची को बुखार था और देखा मेरा कंफर्म रिजर्वेशन था, लेकिन वो कोच नहीं लगा थी। मैंने टीटी से बहुत बिन्नत की, वो कहते हैं आपको हम कैसे एडजस्ट, आपका रिजर्वेशन नहीं है। उस टाइम मुझे इतना कि मैं क्या करूं, लेकिन पता नहीं कहाँ से शक्ति आ गई और मैं दौड़ लगा के इंजन के सामने ऐसे खड़ी हो गई और मैंने कहा कि ये ट्रेन हिल नहीं सकती है। ये अभी भी लगता है कि पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आई आपके पास और आपने वो कर डाला। बिल्कुल। आपका एक सपना जो अभी पूरा होना बाकी है? मेरा सपना, जो 3 रोल्स मैं बता रही हूँ, डॉक्टर, सोल्जर, टीचर, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये तीनों का मेल जोल होके काम नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ाते हैं, वो टीचर का हो रहा है। हॉस्पिटलों में जो सेवा हो रही है उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। अभी भी मतलब हमारी मोर्टालिटी रेट, गाँवों तक ये सेवा पहुँच नहीं रही है। और तीसरा जो हमारा रिसर्च यानी अनुसंधान, वो एक अपने जैसे लगता है कि साइंटिस्ट अनुसंधान कर रहे हैं, तो मुझे हमेशा लगता था इन तीनों का मेल जोल कैसे करें। और देखिए कितनी, मतलब ये एक सपना था और मुझे पूरा करने का अभी मौका मिला है, क्योंकि स्टूडेंट्स का और टीचर्स और मेडिकल एजुकेशन पे आगे चेंजेस लाने के लिए मुझे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आया। तो इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, एथिक्स कमेटी है, उसके सारे जो अभी ये प्लान्स बन रहे हैं और चेंजेस जो ला रहे हैं, उसमें मैं अपना हाथ बटा रही हूँ। यानी एक और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली गई है। लेकिन साथ ही आप प्राइम मिनिस्टर के इनोवेशन काउंसिल का, मैं उसी पे आ रही थी कि जो अनुसंधान का हिस्सा है, वो रिसर्च और इनोवेशन से हेल्थ और एजुकेशन पे कैसे असर आए। तो ये जब मेलजोल जब तक नहीं होगा, और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के साथ वो नीति आयोग की कमेटी में जब करती हूँ, तो हमने ऐसे कुछ सपने देखे हैं, वो पूरे सब अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन अगले 1-2 साल में आप देखिए एक सिटी क्लस्टर बनेगा और जिसमें ये तीनों एक साथ होगा। माहौल तैयार करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मौका मिल रहा है, तो वो सपना अभी बाकी है। हमारे देश की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कई बार कहा कि आप 10 किलोमीटर तक दौड़ती हैं और आपके स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते थे, यानी फिटनेस में आप आज भी आगे हैं। महिला अपने आप को, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए उनकी देखभाल करती है, लेकिन महिलाएं अपने सेहत के लिए कम ख्याल करती है। और उसके लिए कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज करें, डाइट पे ध्यान दें, और उसके अलावा आप अपने हेल्थ चेकअप्स करें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एनीमिया, क्योंकि लेडीज़ कभी ये चेकअप नहीं करती है। और परिवार की देखभाल तभी होगी जब एक महिला खुद स्वस्थ होगी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप उन सभी देश की बेटियों को क्या कहना चाहेंगी जो सेना में शामिल होने के सपने संजोए बैठी हैं? आपके लिए पूरा संसार है, पूरा देश है, रुक रहा है, वेट कर रहा है कि आप आगे आओगी। आपकी जो शक्ति है, नारी शक्ति है, उसको आप ले आइए। आप मेल बनने की कोशिश मत करिए। अपना जो फीमेल लेडीज़ है, वुमेन स्ट्रेंथ, उसे रखते हुए आप आगे बढ़िए। बहुत खूबसूरत सोच रखी है आपने जनरल कानिटकर, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज तक आप देश का मान बढ़ाती आई हैं, आगे भी आप यूं ही हमें गौरवान्वित करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।
तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर लेकर एक और तेजस्विनी अपने साथ। नमस्कार।